11 दिवसीय धनु यात्रा ओडिशा में शुरू हुई। 31 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा ओडिशा में शुरू हुई। यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। यह कार्यक्रम आज पश्चिमी ओडिशा के बारगढ़ में शुरू हुआ। यात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह उनके मामा राजा कंस द्वारा आयोजित धनु अनुष्ठान को देखने के लिए कृष्ण और बलराम की मथुरा यात्रा से संबंधित है। सीतारमण ने बैंकों से जुड़ी परिसंपत्तियों के लिए सार्वजनिक ई नीलामी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से जुड़ी परिसंपत्तियों की नीलामी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्रिल लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म में परिसंपत्ति खोजने की सुविधाएं और सभी पीएसबी नीलामी वेबसाइटों के लिए नेविगेशन लिंक प्रदान किए गए हैं। यही नीलामी के लिए संपत्तियों की जानकारी के साथ साथ समान तरह की संपत्ति की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करता है और इसमें अपलोड की गई संपत्तियों की तस्वीरें और वीडियो भी दिए गए हैं। 27 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी द्वारा कुल 35,000 संपत्तियों को प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था और पीएसबी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक स्थायी ऊर्जा समाधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक केवीजीबी और सेल्को सोलर लाइट प्रा लिमिटेड ने सौर प्रकाश और आजीविका समाधान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत सौर ऊर्जा द्वारा समर्थित वित्त आजीविका समाधान बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस, टिकाऊ कृषि और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट एक सामाजिक उद्यम है जो कम से कम घरों और व्यवसायों को स्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान करता है। निर्मला सीतारमण ने 102 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना योजना का खुलासा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए 102 लाख करोड़ की घोषणा की है। भारत ने 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगभग 102 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि स्थायी आधार पर व्यापक तथा समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एक पूर्व आवश्यकता है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने 100 लाख करोड़ के इंफ्रा प्लान के तहत 2019-20 से 2024-25 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का रोड मैप तैयार करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं सहित 10 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची बनाई थी, जिनमें प्रत्येक पर 100 करोड़ से अधिक की लागत थी। एमओएसपीआई ने प्रणब सेन की अध्यक्षता में आर्थिक सांख्यिकी पर समिति गठित। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति एससीईएस का गठन किया है। यह समिति उद्योग, सेवा क्षेत्र और रोजगार के मुद्दों पर कई समितियों के स्थान पर इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने की कार्यप्रणाली विकसित करेगी। समिति में 27 सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन करेंगे। एससीईएस की पहली बैठक 6 जनवरी 2020 को निर्धारित है। नोट: एकल स्थायी समिति में 4 स्थायी समितियां शामिल होंगी। श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समिति एससीएलएफएस, सेवा क्षेत्र पर स्थायी समिति एससीएसएस, औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति एससीआईएस और सेवा क्षेत्र और गैर निगमित क्षेत्र उद्यम पर स्थायी समिति एससीएसएसयूएसई। समिति का गठन ऐसे समय किया गया है जब भारत के आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पर विभिन्न आधारों के आधार पर संदेह किया गया है।
जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, विकास दर और कार्य प्रणाली, रोजगार और व्यय सर्वेक्षण शामिल है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुत्थान योजना में तेजी लाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्र के स्वामित्व वाले दूरसंचार निगम बीएसएनएल और एमटीएनएल के 69,000 करोड़ रुपए की पुनरुत्थान योजना के कार्यान्वयन को तेज करने और इसकी निगरानी के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। उच्च स्तरीय समूह बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर लिए गए हालिया फैसलों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को तेज करेगा, जिसमें 4G स्पेक्ट्रम और परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण आधार शामिल हैं। मंत्री समूह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईटी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। अक्टूबर 2019 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें घाटे में चलने वाली 2 कंपनियों का विलय, उनकी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है, ताकि संयुक्त इकाई को 2 वर्ष में मुनाफा प्राप्त हो जाए। हवाई अड्डों पर व्यापार करने में आसानी के लिए बायोमेट्रिक युक्त CACS और BCAS प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 30 दिसंबर 2019 को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में बायोमेट्रिक युक्त सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम CACS और BCAS प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया। ये ई गवर्नेंस पहल हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम है। वर्तमान में आई के 43 हवाई अड्डों और 5 संयुक्त उद्यम हवाई अड्डों को शामिल करते हुए CACS प्रोजेक्ट का उद्देश्य हवाई अड्डों पर कर्मचारियों की आवाजाही की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है जिसमें संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीक के माध्यम से पिन आधारित पहचान सत्यापन के अलावा हवाई अड्डा प्रवेश परमिट एक उपयोगकर्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। ABCAS प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण की मैनुअल प्रक्रिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करके उनकी मदद करना है। ABCAS प्रोजेक्ट का उद्देश्य BCAS में सभी गतिविधियों को पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाना है और इन सभी से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्देश्य हितधारकों के साथ व्यापार करने में आसानी प्रदान करना है। जनरल मुकुंद नरवणे ने नए सेना प्रमुख का पदभार संभाला। 31 दिसंबर 2019 को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 28वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। वह 3 मिलियन सैनिकों वाले सैन्य बल का संचालन करेंगे, जो सीमा पार आतंकवाद और सीमा पर एक हठी चीनी सेना जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनरल नरवणे जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जिन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र जनरल नरवणे ने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व किया है, जो चीन के साथ लगी भारत की लगभग 4,000 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करती है। अपनी 37 वर्षों की सेवा में जनरल नरवणे ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति, युद्ध क्षेत्र और अत्यधिक सक्रिय आतंकवाद रोधी वातावरण में कई कमानों और कर्मचारियों की नियुक्तियों के पदों पर काम किया है। नोट: जनरल नरवणे को जून 1980 में 7वीं बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्हें जम्मू और कश्मीर में अपनी बटालियन का प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए सेना मेडल असाधारण से सम्मानित किया गया। वह नागालैंड में असम राइफल्स उत्तर के महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा मेडल और एक प्रतिष्ठित स्ट्राइक कॉर्प्स की कमान के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल के प्राप्तकर्ता भी हैं।